नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आत्म संप्रत्यय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका इसमें CTET है, STET है, UP टेट है, RTET है, कोई सा भी एग्ज़ाम है, इस सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनमें से बार बार पूछे गए हैं। और जो हाल ही में जो STET का एग्ज़ाम हुआ, इसमें इस पोर्शन से भी बहुत से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो इसलिए सभी यहाँ पर क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाले कोन है इसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम व्यक्ति की स्वयं के अस्तित्व की जागरूकता के संदर्भ में चर्चा की है। तो ये जो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक है, इनमें से ये कौन है? यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 2, रेन डेकार्टे। तो इन्होंने व्यक्ति की स्वयं के अस्तित्व की जागरूकता के संबंध में चर्चा की है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, आत्म संप्रत्यय की धारणा का सर्वप्रथम विवरण प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक इनमें से कौन थे? ये जो आत्म संप्रत्यय है, ये होता क्या है? आत्म संप्रत्यय का मतलब है कि स्वयं के बारे में विचार करने को आत्म संप्रत्यय कहा गया है। स्वयं के बारे में विचार करने को, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ आदि प्रश्नों के प्रति व्यक्ति धारणा बनाता है। और ये जो आत्म संप्रत्यय है, इसमें दो पक्ष मिले हुए हैं, शारीरिक पक्ष और मनोवैज्ञानिक पक्ष। और आत्म संप्रत्यय के अगर प्रकारों की बात करें तो ये इसके दो प्रकार हैं, वास्तविक आत्म संप्रत्यय और आदर्श आत्म संप्रत्यय। वास्तविक आत्म संप्रत्यय वह कौन और क्या है, ये आते हैं वास्तविक आत्म संप्रत्यय में। और जो आदर्श संप्रत्यय है, इसमें आएगा वह क्या बनना चाहेगा। तो ये आते हैं आदर्श आत्म संप्रत्यय में। अब जो यहाँ पर ये धारणा वाला क्वेश्चन आया कि आत्म संप्रत्यय की धारणा का सर्वप्रथम विवरण प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक इनमें से कौन थे? तो ये मनोवैज्ञानिक है विलियम जेम्स। और इन्होंने जो यहाँ पर ये इसके बारे में जो बताया था, तो ये था 1890 में, क्योंकि एग्जाम में डेट भी आ सकती है। तो विलियम जेम्स जो है, इन्होंने 1890 में आत्म संप्रत्यय के बारे में कहा था कि आत्म संप्रत्यय उन सब विचारों का योग है जिन्हें व्यक्ति अपना कहकर पुकारता है। तो ये परिभाषा जो है आत्म संप्रत्यय के बारे में विलियम जेम्स की है, और 1890 में यह धारणा दी थी, इनका संबंध रहेगा। नेक्स्ट है, आत्म संप्रत्यय में व्यक्ति क्या देखता है? इसमें जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन 3, दूसरों को समझने के प्रयास में। और ये जो आत्म संप्रत्यय, इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे आत्म संप्रत्यय विकसित व्यक्तित्व का एक लक्षण है। इसमें व्यक्ति स्वयं के विषय में चिंतन करता है। आत्म संप्रत्यय से व्यक्ति का व्यवहार संचालित होता है, इससे आत्मगौरव को बनाए रखने में सहायता मिलती है। कार्ल रोजर्स ने आत्म जो प्रत्यय है, इसके सिद्धांत में से आदर्श आत्म संप्रत्यय नाम दिया है। और ऑलपोर्ट ने आत्म संप्रत्यय को ज्ञात आत्म संप्रत्यय बताया है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर, विलियम जेम्स ने आत्म संप्रत्यय की धारणा ये कब प्रस्तुत की थी? तो विलियम जेम्स ने आत्म संप्रत्यय की जो यहाँ पर धारणा है, ये दी गई थी 1890 में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक जो पुस्तक है, ये किन के द्वारा लिखी गई है? एग्जाम में ये जो मनोवैज्ञानिक है, इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी जरूर एग्जाम में आ जाते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है, इसके रचयिता है विलियम जेम्स। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, आत्म संप्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यता, विशेषताओं का मूल्यांकन व अभिवृत्तियों की समग्रता से है। तो यह है जो यहाँ पर परिभाषा, ये किन के द्वारा दी गई थी? तो इस परिभाषा का जो संबंध है, ये रहेगा ऑप्शन 3 से,
इंसाइक्लोपीडिया और साइकोलॉजी से। नेक्स्ट है संप्रत्यय के निर्माण में सहायक होती है। तो संप्रत्यय के निर्माण में इनमें से कौन सहायक है? इसमें मानी गई है अभिक्षमता। तो ये जो आत्म संप्रत्यय के निर्माण में सहायक है। और आत्म संप्रत्यय के कुछ पहलू हैं, जैसे आत्म प्रत्यक्षीकरण, आत्म चिंतन, आत्म रक्षा और आत्म मूल्यांकन। और आत्म जो यहाँ पर संप्रत्यय, इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी बताए गए हैं, जिसमें अभिप्रेरणा है, आत्म अनुशासन, बुद्धि का प्रभाव, परिपक्वता, आकांक्षक स्तर, अभिवृत्ति, शिक्षा का प्रभाव, विद्यालय का स्तर और पाठ्य सहगामी क्रिया। तो ये जो है यहाँ पर आत्म संप्रत्यय को प्रभावित करने वाले कारक बताए गए हैं। और आत्म संप्रत्यय की मापन व विधियाँ भी हैं। तो ये कौन कौन सी है? जैसे अर्थ विभेदक प्रविधि, क्यू शॉर्ट प्रविधि और मनोवैज्ञानिक परीक्षण। तो ये जो है आत्म संप्रत्यय को मापने की विधियाँ बताई गई हैं। नेक्स्ट है आत्म संप्रत्यय में व्यक्ति क्या जानने का प्रयास करता है? तो इसमें प्रयास करेगा ऑप्शन 2 कि मैं क्या हूँ व मैं कौन हूँ। नेक्स्ट है विलियम जेम्स के अनुसार आत्म संप्रत्यय के भाग कितने हैं? तो इनके अनुसार जो भाग रहेंगे यहाँ पर हमारा ऑप्शन 4 4 जो है इन्होंने आत्म संप्रत्यय जो है इसके भाग माने हैं। नेक्स्ट है एक विकसित व्यक्तित्व का लक्षण क्या है? तो एक विकसित व्यक्तित्व का जो लक्षण है ये माना गया है इन सभी को, जिसमें आत्म चेतना होगी, आत्म अनुभूति और आत्म संप्रत्यय। तो यह जो है एक व्यक्तित्व का लक्षण यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का सर्वोत्तम लक्षण इनमें से क्या है? तो सर्वोत्तम लक्षण इनमें से क्या माना गया है? सर्वोत्तम लक्षण है यहाँ पर ऑप्शन 2 ये संयमपूर्ण व्यवहार। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्यक्ति के व्यवहार, योग्यताओं और गुणों के संबंध में उसकी अभिवृत्ति, निर्णय और मूल्य के योग को आत्म प्रत्यय कहते हैं। तो ये जो कथन है ये इनमें से किन का है? ये कथन रहेगा ऑप्शन 1 आई जेंग का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आत्म प्रत्यय के अवयव है? तो आत्म प्रत्यय के अवयव यहाँ पर इनमें कौन सा है? तो इन सभी को माना गया है, जैसे प्रत्यक्ष परक अवयव, प्रत्यात्मक अवयव और अभिवृत्ति परक अवयव। तो ये जो यहाँ पर आत्म प्रत्यय के अवयव इनमें माने गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आत्म क्षमता की अवधारणा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आत्म सक्षमता की अवधारणा ये रहेगी हमारे ऑप्शन 3 अल्बर्ट जो बंडूरा थे उनके सामाजिक सिद्धांत। तो इस पर इसको आधारित माना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति में स्वतंत्रता, साहस, ईमानदारी आदि योग्यताएं हैं। तो आत्म प्रत्यय के अनुसार ये योग्यताएं कौन सी हैं? तो इनके अनुसार ये योग्यताओं में आता है ये ऑप्शन 2 प्रत्यात्मक अवयव। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, उच्च संप्रत्यय की सांकेतिक विशेषता कौन सी है? उच्च संप्रत्यय की सांकेतिक विशेषता, तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन 1 ये उच्च अभिक्षमता। नेक्स्ट है छात्र सक्रिय भूमिका निभाते हुए आपस में चर्चा कर निष्कर्ष निकालते हैं तथा अध्यापक सुविधा प्रदायक की भूमिका में होते हैं। तो यह किस उपागम की विशेषता होगी? तो विषय यह जो विशेषता इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन 4 ये निर्मितवाद उपागम। तो यह जो यहाँ पर इसकी भूमिका इसमें मानी गई है। नेक्स्ट है बच्चे की जिज्ञासा ये कब शांत करनी चाहिए? इसमें जो हमारा सी आंसर है यह रहेगा ऑप्शन 3 जब बच्चा जब कुछ पूछने की कोशिश करता है, कुछ पूछना चाहता है, तब उसी समय जो विद्यार्थी की उसकी जो जिज्ञासा उसको शांत किया जाना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से यहाँ पर तात्पर्य क्या है। तो इसमें माना गया हमारा ऑप्शन 4 अभिवृत्ति को। और ये जो यहाँ पर अभिवृत्ति आया है ये होता क्या है। वह व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के प्रति व्यक्त किया जाने वाला दृष्टिकोण, इसे हम अभिवृत्ति कहते हैं। तो अभिवृत्ति क्या होती है। यह व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के प्रति व्यक्त किया जाने वाला दृष्टिकोण है और यह दृष्टिकोण ही विभिन्न चरणों, विचारों, आदतों, अभिप्रेरणाओं के संगठन के रूप में हमारे व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। तो इसे अभिवृत्ति यहाँ पर कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है अभिवृत्ति मापन का कार्य सर्वप्रथम इनमें से किसने किया था। तो अभिवृत्ति के मापने का जो कार्य है इसमें यह माना गया हमारा ऑप्शन 4 थर्स्टन जॉइन के द्वारा इसमें माना गया है। और थर्स्टन की परिभाषा एग्जाम में आ सकती है। तो इसकी परिभाषा थी कि कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव की मात्रा अभिवृत्ति कहलाती है। तो ये थर्स्टन का यहाँ पर जो मत था इनकी परिभाषा है कि कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव की मात्रा अभिवृत्ति कहलाती है। तो ये इनका मत था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है किसी विशिष्ट वस्तु का या वातावरण के प्रति व्यक्ति के प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक झुकाव या प्रत्युत्तर तत्परता को कहते हैं। तो इसे कहा गया है यहाँ पर अभिवृत्ति। नेक्स्ट है अभिवृत्ति का जो स्वरूप है ये कैसे होना चाहिए। तो अभिवृत्ति का जो स्वरूप है ये माना गया है मूल्यांकनात्मक। और ये जो अभिवृत्ति जो है इसकी कुछ विशेषताएं भी बताई गई हैं कि अभिवृत्ति जन्मजात नहीं वरन अर्जित की जाती है, सदैव परिवर्तनशील होती है, अभिवृत्तियों से व्यक्ति के संवेग जुड़े होते हैं और यह व्यक्ति की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इस पर वातावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अभिवृत्ति का प्रयोग दैनिक जीवन से सर्वदा होता रहता है। अभिवृत्तियों का विकास बहुत कुछ सामाजिक संबंधों के कारण होता है और अभिवृत्ति किसी घटना, व्यक्ति, विचार या वस्तु के प्रति प्रतिकूल अथवा अनुकूल दृष्टिकोण का प्रदर्शन करती है। तो यह जो यहाँ पर इसकी कुछ विशेषताएं थी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है अभिवृत्ति को अधिकांश मनोवैज्ञानिक कैसा मानते हैं। तो यहाँ पर है ये ऑप्शन 1 अपेक्षाकृत स्थायी। नेक्स्ट है अभिवृत्ति के निर्माण का अंतिम घटक इनमें से कौन सा है। तो ये माना गया है व्यवहार परक को। और ये जो अभिवृत्ति है अभिवृत्ति के कुछ प्रकार बताए गए हैं जिसमें सकारात्मक, नकारात्मक, सामान्य, विशिष्ट ये इसमें माने गए हैं। सकारात्मक अभिवृत्ति क्या है, किसी को पसंद करना, विश्वास करना, यह है सकारात्मक अभिवृत्ति के प्रकार। दूसरा है नकारात्मक, किसी पर अविश्वास व उससे दूर भागना, तो यह है नकारात्मक अभिवृत्ति। और सामान्य अभिवृत्ति क्या है, सभी के प्रति प्रेम या घृणा का भाव। और विशिष्ट अभिवृत्ति किसी व्यक्ति विशेष के प्रति घृणा या प्रेम भाव, तो इसे यहाँ पर विशिष्ट अभिवृत्ति कहा गया है। और ये जो अभिवृत्ति है इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं जिसमें शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक पक्ष, घर, विद्यालय, समाज या समुदाय। या आप एक तरीके से अगर इसे एक शब्द में समझे तो आपके आस पड़ोस का जो वातावरण है या आपका जो समाज है ये इसको प्रभावित करने वाले यहाँ पर कारक रहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है पर पूर्वाग्रह कैसी अभिवृत्ति है। तो इसमें जो मानी गई है ये रहेगा हमारा ऑप्शन 2। इसमें पूर्वाग्रह कैसी अभिवृत्ति है तो इसको यहाँ पर स्थिर माना गया है। और ये आते हैं अभिवृत्ति के आयाम के अंतर्गत। अभिवृत्ति के आयाम कौन कौन से हैं, इसमें दिशा, स्थिरता और तीव्रता ये आते हैं। नेक्स्ट है पूर्वाग्रह का यहाँ पर अर्थ क्या माना गया है। तो पूर्वाग्रह जो है इसका अर्थ रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 3 पक्षपात या भेदभाव से। नेक्स्ट है किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंद या नापसंद की अनुभूति अभिवृत्ति के किस अवयव में सम्मिलित है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन 2 भावात्मक। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के विषय में ज्ञान एवं बोध अभिवृत्ति के किस
घटक में समाहित है। तो किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के विषय में ज्ञान एवं बोध अभिवृत्ति के किस घटक में समाहित है? तो ये माने गए हैं ऑप्शन 3 व्यवहारात्मक में। नेक्स्ट है अभिवृत्ति कैसी होती है? तो यहाँ पर जो अभिवृत्ति है इसे माना गया है अर्जित, अर्थात इसे जो है अर्जित करना पड़ता है। और ये जो अभिवृत्ति है इसको मापने के लिए विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो 2 विधियाँ इसके लिए बताई गई हैं। अभिवृत्ति के मापन के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये 2 प्रकार की विधियाँ का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो है कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसके ऊपर अलग अलग जो है शोध किए हैं। व्यवहारिक विधियाँ हैं जिसमें प्रत्यक्ष प्रश्न विधि है और प्रत्यक्ष व्यवहार निरीक्षण विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें युग्म तुलनात्मक विधि है, जो थ्रस्ट ने इस पे जो काम किया था 1927 में। समान उपस्थिति अंतराल विधि है, थ्रस्टन व चेव, तो इन्होंने इसका निर्माण किया था। योग निर्धारण विधि है, इसके प्रतिपादन लिकर्ट है। स्केलोग्राम विधि गेटमैन की है। विभेदकारिता विधि 1948 में दी थी एडवर्ड्स व किलपैट्रिक ने। और क्रमबद्ध अंतरण विधि 1937 में दी गई थी थ्रस्टन के द्वारा। और सिमेट्रिक डिफरेंशियल स्केल ये 1952 में दी गई थी ओसगुड के द्वारा 1952 में। तो इनके बारे में विस्तार से अगले जो क्वेश्चन आएंगे हम उनमें देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के पक्ष या विपक्ष में विधेयात्मक या निषेधात्मक भाव की तीव्रता है। तो यह परिभाषा इनमें से किसने दी है? तो ये जो परिभाषा है इसका संबंध रहेगा थ्रस्टन के साथ। तो थ्रस्टन जो उन्होंने ये परिभाषा दी है। नेक्स्ट है, थ्रस्टन की अभिवृत्ति संबंधी परिभाषा किस वर्ग में आती है? तो इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ये ऑप्शन 1 से माना गया है। एक विमेय जो विधि है इसमें ये मानी गई है। अगला क्वेश्चन रहेगा, क्रेचफील्ड बेल्सी आदि की अभिवृत्ति संबंधी परिभाषा किस वर्ग में आती है? तो ये आती है त्रिविमीय वर्ग में। नेक्स्ट है, अभिवृत्ति की द्विमीय परिभाषाओं में कौन कौन से 2 घटक शामिल हैं? तो अभिवृत्ति की द्विमीय परिभाषाओं में कौन कौन से 2 घटक शामिल हैं? इसमें जो 2 घटक है ये रहेंगे भावात्मक व संज्ञानात्मक। तो 2 जो यहाँ पर इसमें माने गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए अध्यापक को किस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए अध्यापक को किस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो ये यहाँ पर एक नकारात्मक में पूछा गया है। तो इनमें से एक कौन सा नहीं है? तो ये माना गया ऑप्शन 4 को, दबाव से किसी बात विचार के लिए राजी करना। तो आप जो है किसी की बात मनवाने के लिए किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते हैं। तो इस कारण से जो यहाँ पर हमारा सी आंसर इसमें रहेगा। अगला रहेगा, एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि हेतु सर्वोत्तम इनमें से क्या माना गया है? तो एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि हेतु सबसे उत्तम इसमें माना गया है ऑप्शन 1 प्रश्न पूछना को। अब जो यहाँ पर रुचि शब्द जो आया है, कई बार एग्जाम में अगर इसी के बारे में पूछ ले जाए कि ये रुचि जो आई है इसका मतलब क्या होता है, कहाँ से आया है? तो रुचि जो शब्द है अंग्रेजी भाषा के इंटरेस्ट शब्द का ये अनुवाद है और यह शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा में इंटरेस्ट शब्द का अर्थ होता है यह संबंधित है, अर्थात लगाव होना। तो रुचि जो शब्द है अंग्रेजी भाषा के इंटरेस्ट शब्द का अनुवाद है। यह शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है और लैटिन भाषा में इंटरेस्ट शब्द का अर्थ होता है यह संबंधित है, अर्थात लगाव होना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जब शिक्षक द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विषय संबंधी समस्या देते हैं तो छात्र चर्चा कर समाधान में निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये इनमें से किस प्रकार का उपागम है? तो यहाँ पर क्या पहले जो है चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद उसका समाधान निकाल रहे हैं। तो ये उपागम इसमें कौन सा माना गया है? तो यह है यहाँ पर निर्मितवाद का।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, अभिवृत्ति परिवर्तन का समज्ञानात्मक विसंवादिता सिद्धांत ये किसने दिया था? तो समज्ञानात्मक विसंवादिता का सिद्धांत ये दिया गया है फेस्टिंगर के द्वारा। नेक्स्ट है, अभिवृत्ति के संतुलन सिद्धांत के प्रतिपादक किन्हें माना गया है? तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछ जाते हैं। अभिवृत्ति के संतुलन सिद्धांत के प्रतिपादक, तो ये है ऑप्शन 2 यहाँ पर हाइडर। नेक्स्ट है, अभिवृत्ति मापन की संचय मूल्यांकन विधि का निर्माण इनमें से किसने किया था? तो संचय मूल्यांकन विधि का निर्माण यह किया गया है यहाँ पर लिकार्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, अभिवृत्ति मापन की सबसे अधिक प्रचलित जो प्रविधि जो है इनमें से कौन सी है? तो अभिवृत्ति मापने की सबसे अधिक प्रचलित प्रविधि यह माना गया है यहाँ पर मापनी को। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा विकसित मापनी सामाजिक घनिष्ठता की मात्रा के रूप में अभिवृत्ति का मापन करती है? तो इसमें हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन 2 ये बोगार्ट्स। नेक्स्ट है, थर्स्टन एवं चेव इनके द्वारा बनाई गई अभिवृत्ति मापनी का समय कितना है? तो यहाँ पर जो समय है यह रहेगा हमारा ऑप्शन 3 1929। तो यह जो थी यहाँ पर थर्स्टन और चेव की समान उपस्थिति अंतराल विधि। तो इस विधि का जो निर्माण व प्रतिपादन जो है ये थर्स्टन व चेव इन्होंने किया था। और इसमें भी कुछ कथन होते हैं, प्रत्येक कथन पर व्यक्ति की प्रतिकूल, अनुकूल और तटस्थ स्थिति की सहमति 11 बिंदुओं वाले निर्धारण मानकर पूछी जाती है। तो ये जो समान उपस्थिति अंतराल विधि में आता है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, थर्स्टन एवं चेव के द्वारा निर्मित अभिवृत्ति मापनी का नाम इनमें से क्या है? तो इसका जो यहाँ पर नाम है ये रहेगा हमारा ऑप्शन 3 समभाषी अंतराल विधि। नेक्स्ट है, लिकार्ट ने अपनी अभिवृत्ति मापनी का निर्माण किया है। तो लिकार्ट ने अपनी अभिवृत्ति मापनी का निर्माण ये कब किया था? इसमें हमारा यहाँ पर सी आंसर रहेगा ऑप्शन 4 वर्ष 1932 में। नेक्स्ट है हमारा, किसी व्यक्ति के द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुण अवगुण का अनुकरण करना क्या कहलाता है? तो अपना अस्तित्व को भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुण और अवगुण का अनुकरण करना। तो इसमें हमारा यहाँ पर जो आंसर माना गया है रहेगा ऑप्शन 3 तादात्म्य कहानी से यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है, एक वयस्क का कठिन हालात में बच्चों की तरह रोना उसकी किस प्रकार की रक्षा प्रणाली का उदाहरण है? तो एक वयस्क का कठिन हालात में बच्चों की तरह रोना, तो यह किस प्रकार की प्रणाली को दिखाता है? ये किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण माना गया यहाँ पर प्रतिगमन का। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति दुख, पीड़ा या असफलता को जबरदस्ती भूलने का प्रयास करे तो यह इनमें से क्या है? इसे कहा गया है यहाँ पर दमन करना, अर्थात उसे जबरदस्ती दबाना। नेक्स्ट है, आत्म संप्रत्यय का विकास ये प्रारंभ हो जाता है। तो आत्म संप्रत्यय का विकास कब से प्रारंभ होता है? ये कौन सी अवस्था में प्रारंभ होता है? इसमें माना गया है हमारा ऑप्शन 4 को, ये जो बाल्य जो अवस्था है इसमें आत्म संप्रत्यय का जो विकास है ये प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आत्म संप्रत्यय का एक रूप यहाँ पर नहीं है? तो आत्म संप्रत्यय का जो रूप है ये कौन सा नहीं है? ये रहेगा हमारा ऑप्शन 1 सब विश्वास। तो ये जो यहाँ पर आत्म संप्रत्यय का एक रूप इनमें से नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्यवहार को एक दिशा प्रदान करने वाली प्रवृत्ति का नाम इनमें से क्या है? तो व्यवहार को एक दिशा प्रदान करने वाली प्रवृत्ति का नाम, तो ये मानी गई है यहाँ पर
अभिवृत्ति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, क्रिया प्रवृत्ति से अभिवृत्ति के किस घटक की सूचना मिलती है? तो क्रिया प्रवृत्ति से अभिवृत्ति के किस घटक की सूचना मिलती है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन 3 ये व्यवहार परक की। नेक्स्ट रहेगा, अभिवृत्ति का 3 घटकों का विचार सर्वप्रथम ये व्यवस्थित रूप से दिया था। तो 3 घटकों का विचार सर्वप्रथम ये दिया गया था। तो ये माना गया है क्रेचफील्ड व बैलेसी के द्वारा। नेक्स्ट है अनुभूति का संवेग अभिवृत्ति के किस पक्ष से संबंधित है? तो अनुभूति या संवेग अभिवृत्ति के किस पक्ष से संबंधित है? तो ये माना गया है भावात्मक से। अगला क्वेश्चन रहेगा, अभिवृत्ति निर्माण को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो अभिवृत्ति निर्माण को कौन सा कारक यहाँ पर प्रभावित करता है? तो यह माना गया है ये सभी, जिसमें आवश्यकता आएगी, संतुष्टि, अधिगम व व्यक्तित्व। नेक्स्ट है अभिवृत्ति निर्माण का सर्वप्रथम जो घटक है इनमें से कौन सा है? तो अभिवृत्ति निर्माण का सर्वप्रथम जो घटक है ये माना गया है संज्ञानात्मक को। नेक्स्ट है अभिवृत्ति निर्माण का जो अंतिम घटक है ये कौन सा है? सर्वप्रथम संज्ञानात्मक हो गया, अब अंतिम घटक इनमें से कौन सा है? तो अंतिम घटक माना गया है यहाँ पर व्यवहारात्मक को। नेक्स्ट है लिकर्ट की अभिवृत्ति मापनी में कितने बिंदु हैं? तो लिकर्ट की अभिवृत्ति मापनी में बिंदु, इसमें हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन 3। तो लिकर्ट की अभिवृत्ति मापने में जो बिंदुओं की संख्या है ये 5 मानी गई है, और ये आता है योग निर्धारण विधि में। इसका प्रतिपादन लिकर्ट ने किया था, और इसमें जो है 11 बिंदुओं के स्थान पर केवल 5 बिंदुओं का ही निर्माण किया जाता है। और अगर एग्जाम में अन्य विधि आ जाए, स्केलोग्राम विधि क्या है या किसने दी थी? तो इसके प्रणेता है गेटमैन, और इस विधि में भी कथनों को जोड़ों में दिया जाता है, और सहमति के लिए 1 अंक या असहमति के लिए 0 अंक देकर फिर सभी का योग करके अभिवृत्ति द्वारा ज्ञात की जाती है। विभेदकारिता विधि, इस विधि के प्रतिपादक हैं एडवर्ड्स व किलपैट्रिक, और यह कोई मौलिक विधि नहीं मानी गई है। इस विधि में समान उपस्थिति विधि और क्रमबद्ध अंतर्विधि का मिश्रण है। और ये जो क्रमबद्ध अंतर्विधि है ये दी थी थ्रस्टन ने, और इसमें कथन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, तो कथनों को क्रमबद्ध अंतर से मापा जाता है। तो ज़्यादातर एग्जाम में जो आपके यही देखने को मिलेगी, एक तो जो ये थ्रस्टन की जो विधि है, थ्रस्टन व चेव की, इसमें बिंदु आ सकते हैं, कितने थे? तो इसमें 11 बिंदु माने गए हैं, और ये जो यहाँ पर लिकर्ट वाली आई है इसमें 5। और ये जो स्केलोग्राम विधि है इसमें 1 अंक सही के लिए 1 अंक और गलत के लिए या असहमति के लिए 0 अंक दिए जाते हैं। फिर इनका जो है अभिवृत्ति के द्वारा जोड़ वगैरह किया जाता है। नेक्स्ट है अभिवृत्ति निर्माण में समाहित घटकों का जो सही क्रम है ये कौन सा माना गया है? तो ये माना गया पहले आएगा संज्ञानात्मक, भावात्मक, फिर उसके बाद व्यवहारात्मक। नेक्स्ट है आत्म प्रत्यय के मापन हेतु अर्थ विभेदक प्रविधि विकसित की थी। तो आत्म प्रत्यय के मापन हेतु अर्थ विभेदक प्रविधि, इसका संबंध माना गया है ऑप्शन 2 से, ओसगुड की। नेक्स्ट है भारत में आत्म प्रत्यय के निर्माण हेतु बालक आत्म प्रत्यय निर्माण कार्य किया। तो आत्म प्रत्यय के निर्माण के लिए बालक आत्म प्रत्यय निर्माण का कार्य इनमें से किसने किया था? तो ये किया गया था बाकर मेहंदी के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, संज्ञान या वास्तविक तथ्यों की जानकारी के बिना ही लिया गया निर्णय किस प्रकार का होगा या क्या कहलाएगा? तो इसे कहा जाएगा पूर्व आग्रह। नेक्स्ट है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसंधानों से विशेषतः पूर्व आग्रह प्रमाणित होता है? तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसंधान से? यहाँ पर माना गया हमारा ऑप्शन 4 एडॉर्नो के। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आत्म संप्रत्यय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे।
और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत रहने के लिए धन्यवाद।